हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बिगिन करने जा रहे हैं विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इन अवर कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ताकि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हो क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट द रिप्रोडक्शन सीन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चों हम पहले से जान लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर क्लियर रहे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। अब भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, दैट मीन्स उनके सेक्सुअल लाइफ साइकिल में आपको दो इवेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गैमीट्स का फॉर्मेशन, राइट। तो सबसे पहला इवेंट गैमीट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको गैमीट्स का फॉर्मेशन के बाद उनका फ्यूजन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स गैमेटिक फॉर्मेशन एंड गैमेटिक फ्यूजन आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ओके। और ह्यूमन बींग्स के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, दैट ह्यूमन बींग्स आर विविपैरस। विविपैरस मतलब दे गिव राइज टू द यंग वंस। ओके, तो वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। अब भाई, ये यंग वंस को बर्थ क्यों देते हैं, उसके लिए यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि यहां पर इनके अंदर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की प्रोसेस होगी वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। दैट इज व्हाई इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो का, वो भी मदर की बॉडी के अंदर ही होने वाला है। इसका मतलब यहां पर इंटरनल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा आपको ऑफ द एम्ब्रायो। सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो ये बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अब ह्यूमन बींग्स के बारे में एक चीज याद रखिए बच्चों, ह्यूमन बींग्स होते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब उनके सेक्सेस सेपरेट हैं। दैट मीन्स आपको मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होंगे या स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपको मेल बॉडी में देखने को मिलेंगे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपको फीमेल बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से रिमेंबर, दे आर यूनिसेक्सुअल। तो इस पॉइंट को भी मैं मेंशन कर दूं दैट ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ओके। नाउ अब अगर हम ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में आपको कुछ इवेंट देखने को मिलते हैं जिनको कि हम सीरियली वन बाय वन सीक्वेंशियली उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि सिंस ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, दैट मीन्स उनके केस में सबसे पहले तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी इवेंट्स यहाँ पर होंगे जिनमें सबसे पहला इवेंट आपको मिलेगा दैट इज गैमीटोजेनेसिस। मतलब गैमीटो वर्ड मतलब आ रहा है फॉर गैमीट, और जेनेसिस का मतलब द प्रोसेस ऑफ जनरेशन। दैट मीन्स यहाँ पर we are talking about the process of formation of haploid gametes, okay, by the process of meiosis। तो देखो, आपको यहाँ पर दो gametes देखने को मिलेंगे, which is यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है that is the sperm, और ये जो sperm है they are male gametes। ठीक है, और यहाँ पर we get to see the egg, और even we call it ovum। ये है आपका द फीमेल गैमीट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो बेसिकली अगर हम गैमीटोजेनेसिस की बात करें, सो इसकी डेफिनेशन अगर हम यहां पर लिखें, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमीट्स and by which division? That is by meiosis. Okay, so it is going to be by meiosis. So पहली definition और पहला event in the sexual reproduction process of human being is very clear. Okay, गैमेटोजेनेसिस में देखो बच्चों, एक चीज ध्यान देखने को मिलेगा आपको, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जो स्पर्म है ना, उसके पास एक फ्लैजिला प्रेजेंट है।
जो कि उसको लोकोमोट करने में, मूव करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स आपका जो मेल गैमीट स्पर्म है दैट इज मोटाइल, वाइल जो एग है उसमें आपको कहीं पर भी ये फ्लैजिला देखने को नहीं मिल रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो एग है वो मोटाइल नहीं है, इट इज इमोटाइल। तो ऐसे में जब भी फर्टिलाइजेशन करवाना होगा, बिकॉज हमने गैमीट्स को फॉर्म तो कर लिया जैसा कि हमने बोला था यहाँ पर, बट हमें उनको फ्यूज भी करवाना है। अब फ्यूजन करवाने के लिए आपके मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स को मिलना होगा ना, तो उनको मिलवाने के लिए आपको सबसे पहले तो इन स्पर्म्स को वहां तक यानी कि फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट करवाना होगा ना, ताकि वो जाके एग से मीट कर पाए। तो द नेक्स्ट जो इवेंट आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन में क्या होने वाला है, इंसेमिनेशन में जो स्पर्म्स होंगे वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे और वो फर्दर जाके मीट करेंगे विद द एग। तो यानी कि बेसिकली जो नेक्स्ट इवेंट आपको देखने को मिलेगा दैट इज इंसेमिनेशन, विच इन्वॉल्व्स deposition of sperms in female reproductive tract। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, दिस इज इंसेमिनेशन। मतलब अब आपने फैसिलिटेट कर दिया भाई कि आपके स्पर्म्स रेडी हैं टू मीट विद द एग। अब देखिए जब वो मीट कर पाएंगे, इसका मतलब यहां पर फ्यूजन की प्रोसेस वुड बी फैसिलिटेटेड। मतलब वन ऑफ द स्पर्म जाके आपके एग यानी कि ओवम से फ्यूज कर जाएगा। सो जो नेक्स्ट इवेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी द फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बच्चों, देखिए वन ऑफ द सेवरल स्पर्म्स जो कि रिलीज होते हैं उनमें से एक स्पर्म जाके आप देखोगे फ्यूज कर जाता है विद द एग और द ओवम। ओके, तो इसका मतलब यहां पर उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज होने वाले हैं। सो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बच्चों, सी यू नो वेरी वेल दैट इज फ्यूजन ऑफ male and female gametes to form a diploid zygote। क्योंकि दोनों के दोनों जो गैमीट फॉर्म हुए थे यानी कि स्पर्म और एग बोथ वर हेप्लॉइड, क्योंकि वो मियोसिस से बने थे, और जब वो फ्यूज करेंगे सो दे विल फॉर्म अ डिप्लॉइड ज़ाइगोट। अब ज़ाइगोट जो फॉर्म हुआ है बच्चों, यही वो सिंगल सेल है जिससे हम सभी ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ बिगिन करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना, हम सभी ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ बिगिन करते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड दैट इज एग, सॉरी ज़ाइगोट। तो ये जो ज़ाइगोट है बच्चों, ये गिव राइज करता है टू द एंटायर मल्टी सेल्युलर बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे में ये सिंगल सेल कैसे फॉर्म करेगा इतने सारे सेल्स को, ऑब्वियसली बाय अंडरगोइंग डिविजन्स। सो द नेक्स्ट इवेंट जो आपको देखने को मिलेगा वुड बी द क्लीवेज। क्लीवेज मतलब होता है, यहां पर आप देखोगे जो ये डिप्लॉइड ज़ाइगोट फॉर्म हुआ, सो दिस इज अवर से ज़ाइगोट। ये डिप्लॉइड ज़ाइगोट अंडरगो करेगा रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। सो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से मल्टीपल ये सेल्स फॉर्म करता जाता है। तो ज़ाइगोट की डिवीजन से एवरी टाइम जो एक सेल फॉर्म होता है ना, उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स बुलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 ब्लास्टोमियर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको सेवरल ब्लास्टोमियर देखने को मिल रहे हैं। तो भाई ऐसे में ना आपको डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्लीवेज के बारे में मैं डेफिनेशन लिख दूँ इसकी। सो क्लीवेज में क्या होने वाला है, यहाँ पर आप देखोगे ज़ाइगोट अंडरगोज repeated mitotic divisions to form several blastomeres, right? तो to form several blastomeres, और आपको ना ऐसे में बहुत सारी स्टेजेस देखने को मिलती हैं। कुछ स्टेजेस में इंपॉर्टेंट स्टेजेस आपको जैसे कि एक मिलेगी ऑफ मोरोला। तो मोरोला स्टेज में क्या होगा, द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स दैट यू वुड सी वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 8 to 16। तो 8 से 16 अगर ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट है दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग द मोरोला स्टेज। एंड उसके बाद फॉर्मेशन होता है ऑफ अ स्टेज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज है ना, यही वो स्टेज है जिसमें आप देखोगे ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होगा जो कि जाके डिपॉजिट हो जाएगा इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस की इनर लाइनिंग यानी कि जो मदर को वूम्ब है उसकी इनर लाइनिंग में जाके ये डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद यानी कि अटैच होने के बाद अब वो ग्रो करता है इनटू द एम्ब्रायो। तो बेसिकली जो नेक्स्ट
स्टेज होने वाली है और द इवेंट दैट यू वुड सी वुड बी द प्रोसेस जिसमें ब्लास्टोसिस्ट अटैच करेगा विद द यूट्राइन वॉल एंड दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन में क्या होने वाला है, देखिए इम्प्लांटेशन में आपको देखने को मिलेगा अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन वॉल। ठीक है, तो याद रखिएगा इम्प्लांटेशन में आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की देखिए इनर लाइनिंग में जाके ऐसे अटैच हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कैसे ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो चुका है। ओके, नाउ एम्बेडमेंट के बाद आप जानते हो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो रिपीटेड डिवीजन के बाद फॉर्म करेगा एम्ब्रायो। तो बेसिकली अब फॉर द अपकमिंग 9 मंथ्स जिसको कि हम नेक्स्ट इवेंट बुलाएंगे दैट इज जेस्टेशन। तो जेस्टेशन इज द पीरियड और जिसको कि हम प्रेगनेंसी पीरियड भी बुलाते हैं। सो जेस्टेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी, ये बेसिकली एक इंट्रा यूट्राइन पीरियड ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है। सो दिस इज एन इंट्रा यूट्राइन पीरियड इन विच आप देखोगे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। सो इन विच एम्ब्रायोनिक और एम्ब्रायो डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो एम्ब्रायो का यहां पर पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है 9 मंथ्स के पीरियड में विच इज कॉल्ड जेस्टेशन और द प्रेगनेंसी पीरियड एंड अ बेबी इज फॉर्म्ड। So a fully developed baby is formed. Okay, and finally जब पूरा डेवलपमेंट हो चुका है बेबी का, that means now it is time that it should be expelled out of the mother's body. So जो लास्ट इवेंट आपको देखने को मिलेगा that is parturition, जैसे हम चाइल्ड बर्थ भी बुलाते हैं। So parturition is also called child birth. So चाइल्ड बर्थ में क्या होगा, आप देखोगे जो एम्ब्रायो और जो फीटस आपकी मदर की यूट्राइन वॉल से कनेक्टेड था वो सेपरेट होगा। तो दैट मीन्स यहां पर आप देखोगे देयर इज गोइंग टू बी सेपरेशन ऑफ योर बेबी फ्रॉम यूट्राइन वॉल एंड इट्स डिलीवरी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक इवेंट्स जो कि आपको ह्यूमंस के केस में उनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में देखने को मिलता है। तो दीज वर ऑल द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। आई होप ये बेसिक इवेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो इवेंट्स को समझने के बाद बच्चों अब हम पढ़ते हैं उन सिस्टम्स को या फिर उन स्ट्रक्चर्स को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो कि डेडिकेटेड हैं टू दी रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बच्चों आइए बिगिन करते हैं विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों लोकेटेड होता है सबसे पहले तो पेल्विस रीजन में, इस बात को याद रखिएगा। अब आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिखाया जा रहा है जो कि बता रहा है या आउटलाइन कर रहा है द वेरियस पार्ट्स जो कि आपको इस सिस्टम में देखने को मिलेंगे। तो 4 बेसिक आपको पार्ट्स में ये डिवाइडेड नजर आ रहा है। देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, देन वी हैव सम एक्सेसरी डक्ट्स, उसके बाद आती हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड देन वी हैव द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इनको प्राइमरी क्यों बोला गया, बिकॉज ये वो स्ट्रक्चर्स हैं या ऑर्गन्स हैं जो कि डायरेक्टली गैमीट फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। दैट मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर गोइंग टू बी चीफ ऑर्गन्स जो कि इस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड हैं, इसलिए ये प्राइमरी हैं, सबसे पहले आते हैं ओके इन इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा दैट मीन्स आप देखोगे जो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा दैट वुड बी कैरीड आउट बाय अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो इसका मतलब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड ई देखने को मिल रहा है, तो अगर ये ई में एंड कर रहा है दैट मीन्स ये है प्लूरल टर्म और सिंगुलर टर्म होगा टेस्टिस जहां पर ये ई रिप्लेस हो जाएगा बाय आई। ठीक है, सो इतना समझ लीजिए कि ये एक प्लूरल टर्म है एंड अ पेयर मतलब ये आपको 2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, देन वी हैव इज द एक्सेसरी डक्ट्स। तो जैसा कि मैंने बताया देखिए टेस्टिस का क्या फंक्शन था, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाना, और साथ ही साथ ये एक मेल हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन उसको भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स पे आते हैं बच्चों। इनको एक्सेसरी क्यों बुलाया, क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है इन द गैमीट फॉर्मेशन, बल्कि ये सिर्फ हेल्प करते हैं इन द यूनियन ऑफ गैमीट्स। तो मतलब एक्सेसरी क्यों है,
बिकॉज इनका कोई डायरेक्ट रोल गैमीट फॉर्मेशन में नहीं है। ये डक्ट्स हैं बच्चों, मतलब ये छोटे छोटे ट्यूब्स हैं। तो बेसिकली ये क्या करने वाले हैं, इनका काम सिर्फ हो सकता है आइदर टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्म्स तो टेस्टिस ने फॉर्म किए, बट उनको स्टोर करना या फिर ट्रांसपोर्ट करने का काम ये एक्सेसरी डक्ट्स करती हैं। ठीक है, अब इनमें आती हैं ये 4 डक्ट्स। सबसे पहले आपको टेस्टिस के अंदर भी ना एक नेटवर्क ऑफ डक्ट्स देखने को मिलता है, जिन्हें हम इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स बुलाते हैं, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं एज दी डक्ट्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, देन वी हैव अनदर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एपिडाइडमिस। तो ये अगेन आपको एक कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा लोकेटेड ओवर दी टेस्टिस, जो कि अगेन यहाँ पर आप देखोगे स्पर्म्स का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो जो स्पर्म्स फॉर्म होते हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं और उनका मैच्योरेशन भी इसी एपिडाइडमिस में होता है। ठीक है, ओके, देन हम देखेंगे एक वास्ट डिफरेंस, अगेन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो कि कैरी करके ले जाएगा आपके स्पर्म्स को फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। एंड देन वी हैव अनदर स्ट्रक्चर जो कि कहलाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए बस आप इनके नाम समझ लीजिए, ये एक बेसिक आउटलाइन आपको याद होनी चाहिए। देन वी हैव द एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो अगेन एक्सेसरी है, मतलब इनका कोई रोल स्पर्म के फॉर्मेशन में नहीं है, बट ये जो ग्लैंड्स हैं तो इसका मतलब ये सिक्रीशन तो प्रोड्यूस करेंगी। तो बेसिकली ये जो ग्लैंड्स हैं ये ऐड करती हैं, सो दे ऐड सिक्रीशंस टू स्पर्म्स। तो ये स्पर्म्स में अपना कुछ सिक्रीशन ऐड करती हैं। ठीक है, ओके, सो इनमें आपको 3 ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं बच्चों। सबसे पहले आती है अ पेयर्ड ग्लैंड विच इज सेमाइनल वेसिकल। अ पेयर्ड है इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी 2 in नंबर। ठीक है, सो सेमाइनल वेसिकल देखने को मिलेगी। एक आपको सिंगल ग्लैंड भी देखने को मिलेगी विच इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये आपका ओनली 1 है नंबर। ठीक है, देन वी हैव अनदर पेयर ऑफ ग्लैंड विच इज कॉल्ड द काउपर्स ग्लैंड, जो कि अगेन ये पेयर्ड है, इसका मतलब ये 2 होंगे इन नंबर। अब इस काउपर्स ग्लैंड को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, वी इवन कॉल इट एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओके, देन वी हैव द एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब जो ऐसा स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि आपको एक्सटर्नली देखने को मिलता है, एंड दिस इज द पीनस। और पीनस जो है बच्चों, दिस इज द मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। दैट मीन्स ये वो ऑर्गन है जो कि स्पर्म के डिपोजिशन को कैरी आउट करता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक आउटलाइन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए इन सारे पार्ट्स को ना हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें, आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको वो सारे पार्ट्स में एक एक करके यहाँ पर डिफाइन करता जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये कुछ ओवल स्मूथ बॉडीज देखने को मिल रही हैं। तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके देखूं तो देखिए यहाँ पर ये जो पेयर आपको देखने को मिल रहा है ऑफ दीज 2 बॉडीज, दीज आर द टेस्टिस। ठीक है, सो दीज आर टेस्टिस, या फिर इसका जो सिंगुलर टर्म है इट इज गोइंग टू बी द टेस्टिस। ठीक है बच्चों, ये वो साइट है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस में आपका क्या होने वाला है, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। अब ये जो टेस्टिस है ना बच्चों, ये आपको एक थिन फोल्ड ऑफ स्किन में ऐसे प्रेजेंट नजर आएंगे। सो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट है, इसे हम बुलाते हैं द स्क्रोटम और द स्क्रोटल सैक्स ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके एब्डोमिनल रीजन से बाहर की तरफ लटकता हुआ एक पाउच है जिसके अंदर आपको टेस्टिस प्रेजेंट नजर आएंगे। सो बेसिकली ये जो स्क्रोटम है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसके अंदर जो टेम्परेचर है इट इज 2 to 2.5 डिग्रीज लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर बच्चों इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये टेम्परेचर जो आपकी जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है और उनके मैच्योरेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए आपको
2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस चाहिए होता है दैन दी कोर बॉडी टेम्परेचर। उसके लिए आप देखोगे आपके एब्डोमेन के बाहर एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड स्क्रोटम, जिसके अंदर दी स्पर्म्स आर गोइंग टू बी फॉर्म विद इन दी टेस्टिस। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर तो फॉर्म हो रहे हैं, बट उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है बॉडी टेम्परेचर से कम है, इसीलिए दे आर प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच कॉल्ड दी स्क्रोटम। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो हमने देख लिए दो मेन पार्ट देखिए, जिसमें सबसे पहले हमने टेस्टिस देख लिया और टेस्टिस प्रेजेंट है इन दिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच दैट इज द स्क्रोटम। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा इन टेस्टिस में आपको ना ऐसे कॉमा शेप्ड, ये देखिए कॉमा शेप्ड ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर दी एपिडाइडमिस। तो देखिए टेस्टिस क्या थे बच्चों, आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब आ रही है बात आपके एक्सेसरी डक्ट्स की, तो एक्सेसरी डक्ट्स में आपको ये एपिडाइडमिस देखने को मिला। इनफैक्ट आपको टेस्टिस का जब हम सेक्शन काटेंगे ना तब भी आपको कुछ ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे, वो भी डक्ट का पार्ट फॉर्म करते हैं। बट नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलेगा ओवर योर testes would be these epididymis. Okay, so epididymis जो है वो फर्दर देखिए इस तरीके से लीड करते हैं another tubular structure में, which is the vas deferens. ठीक है, तो ये जो vas deferens है ये क्या कर रहा है, ये एक tubular structure है जो कि आपके टेस्टिस को कनेक्ट कर रहा है विद द यूरेथ्रा। तो देखिए आगे जाके हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो vas deferens आया है ये इनिशियली कहाँ से आया है, फ्रॉम द टेस्टिस। और टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट थे, स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहाँ था, इट वाज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब वो एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट है। बट आप देखोगे ये जो वास डेफरेंस है ये अगेन ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है और आपके एब्डोमेन में वापस एंटर कर रहा है। देन ऊपर जाने के बाद ये लूप करता है ओवर योर यूरिनरी ब्लैडर। तो ये देखिए आपका यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर और ये आपके यूरेटर्स हैं। तो आपको क्या देखने को मिला कि आपका जो वास डेफरेंस है, दिस इज द वास डेफरेंस, आई एम मेंशनिंग इट अगेन। ये वास डेफरेंस ऊपर की तरफ असेंड किया, असेंड करने के बाद आपके यूरिनरी ब्लैडर पे ऐसे लूप करेगा और उसके बाद ये ओपन होता है इनटू अ स्पिंडल लाइक वाइड रीजन। तो ये जो थोड़ा सा ब्रॉडेंड रीजन है एट द एंड ऑफ द वास डेफरेंस, इन्हें हम बुलाते हैं द एम्पुला। सो दिस इज द एम्पुला। सो एम्पुला क्या है, आपके वास डेफरेंस का एंड वाला पोर्शन जो कि थोड़ा सा आपको स्पिंडल शेप और आपको एनलार्ज नजर आएगा। तो दिस इज दी एम्पुला। ओके, अब हम यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट डक्ट है इजैक्यूलेटरी डक्ट, उसको समझने से पहले वापस से रिकॉल करते हैं अपनी एक्सेसरी ग्लैंड्स को। तो देखो आपको यहाँ पर अगेन जो ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी उनमें आपको एक पेयर्ड ग्लैंड देखने को मिल रही है, ये वाली। तो ये जो पेयर्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, दीज ग्लैंड्स, दीज आर योर सेमाइनल वेसिकल्स। ओके, सो ये है आपकी सेमाइनल वेसिकल। देन सेमाइनल वेसिकल के नीचे आप देखोगे आपको यहां पर, यानी कि आपके यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आपको एक ग्लैंड देखने को मिल रही है जो कि सिंगली अकर कर रही है। दिस इज कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड देन वी हैव अनदर पेयर ऑफ ग्लैंड जो कि आपको यहां पर नजर आ रही है। और देखिए ये आपको कैसे पी साइज्ड एक ग्लैंड नजर आ रही है जो कि ओवॉइड है, एंड दिस इज कॉल्ड दी कार्पर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर आपने तीन ग्लैंड्स भी देख ली, तो ये हैं आपकी एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब देखिए जो सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और जो आपके एम्पुलर रीजन है, ये एम्पुलर रीजन ऑफ द वास डेफरेंस, ये आपस में ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट विच इज कॉल्ड द इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो बेसिकली जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो क्या है, सो दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट में आपको देखने को मिलेगा वास डेफरेंस प्लस द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। सो यहां पर आपको डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इजैक्यूलेटरी डक्ट बनती है दो स्ट्रक्चर्स, यानी कि दो डक्ट्स की जॉइनिंग से। वन इज द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड द अदर इज द वास डेफरेंस। सो आई होप जो भी आपकी एक्सेसरी डक्ट्स थी वो भी आपको क्लियर हुई होंगी और आपकी एक्सेसरी ग्लैंड्स भी। नाउ वी विल सी द मेल
कॉपुलेटरी ऑर्गन जो कि एक्सटर्नल जेनिटेरिया है. सो दिस इज, ये एक सिलेंड्रिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द पीनस. और अगर आप देखोगे पीनस में विद इन इट आपको कुछ स्पॉन्जी टिश्यू देखने को मिलेंगे जो कि इरेक्टाइल हैं, एंड इसका जो एंड वाला पोर्शन है वहां पर आप देखोगे वो स्पॉन्जी टिश्यू जो है एनलार्ज नजर आएंगे. सो ये जो आपको एनलार्ज पोर्शन या टिप रीजन नजर आता है ऑफ द पीनस, दिस इज कॉल्ड द ग्लांस पीनस. ओके, और पीनस के अंदर ये आपका यूरेथ्रा पास कर रहा है. सो यूरेथ्रा जो है बच्चों, आपको पता है ये आपके यूरिनरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट है, और यही वो पार्ट है जहां से स्पर्म्स भी ट्रैवल करते हैं. मतलब ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है ऑफ द मेल. तो इसका मतलब इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स, ठीक है, टू पास थ्रू. ठीक है, तो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द यूरिन एंड स्पर्म्स टू पास थ्रू. इस बात को याद रखिएगा. एंड आप देखोगे ये यूरेथ्रा जो है वो पीनस के एंड में ओपन होता है बाय एन ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटस. सो ये है आपका ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा विच इज कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटस. सो आई होप the various parts of the male reproductive organs are very clear. अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको इसी reproductive system का देखने को मिल रहा है द lateral view. That means आप साइड से कैसे देखोगे इसको. तो अगेन आप देखिए यहां पर आपको ये टेस्टिस देखने को मिल रहे हैं, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि प्रेजेंट है इन दी स्क्रोटल सेक और दी स्क्रोटम, राइट. ओके, टेस्टिस के ऊपर आपको अगेन एक कॉमा शेप्ड डक्ट का सिस्टम देखने को मिलेगा विच इज दी एपिडाइडमस. एपिडाइडमस लीड करता है इनटू द वास डेफरेंस. तो दिस इज गोइंग टू बी द वास डेफरेंस. ठीक है, ये वास डेफरेंस देखो कैसे एब्डोमेन में एंटर कर रहा है, री एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद ये लूप करता है ओवर योर यूरिनरी ब्लैडर. तो ये यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर. इसके ऊपर से देखिए ये वास डेफरेंस कैसे लूप करके आ रहा है. लूप करके आने के बाद इसकी जो एंडिंग है दैट इज एम्पुला, वो जाके ज्वाइन करती है विद दी डक्ट ऑफ योर सेमाइनल वेसिकल. तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है दिस इज दी सेमाइनल वेसिकल. तो सेमाइनल वेसिकल और जो आपका एम्पुला रीजन है ऑफ दी वास डेफरेंस वो कॉमन डक्ट फॉर्म करते हैं विच इज दी इजैक्यूलेटरी डक्ट. ठीक है, तो देखिए ये जो कॉमन डक्ट बनी है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द एम्पुलर रीजन ऑफ द वास डेफरेंस एंड द सेमाइनल वेसिकल डक्ट वुड बी द इजैक्यूलेटरी डक्ट. देन ये इजैक्यूलेटरी डक्ट फर्दर ओपन होती है इनटू द यूरेथ्रा. तो आगे जाके ये यूरेथ्रा में ओपन होगी, और देखिए नीचे की तरफ आपको दो ग्लैंड्स भी देखने को मिल रही है. सेमाइनल वेसिकल तो हमने देखी ली, आपको ये जो ग्लैंड देखने को मिल रही है दिस इज दी प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड यहां पर आपको एक छोटी सी पी साइज ग्लैंड देखने को मिल रही है विच इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और दी काउपर्स ग्लैंड. देन आप देखोगे ये जाके यूरेथ्रा लीड कर रहा है, और ये फर्दर ओपन हो रहा है टू द आउटसाइड बाय द यूरेथ्रल मीटर्स विच इज द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा. और आपको ये यहाँ पर जो मेन मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है दैट इज पीनस वुड बी सीन, और पीनस में आपको इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिलता है. ओके, अब एक चीज़ और, यहाँ पर जो पीनस होती है दैट इज ऑल्सो कवर्ड बाय थिन स्किन ऑफ रिट्रैक्टाइल portion of the skin which is called the foreskin or the prepuce. तो prepuce और the foreskin यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं. Foreskin और the prepuce is basically a thin fold of the retractile skin जो कि present होती है over the penis. ठीक है, और penis का जो end portion है that is quite enlarged and that is called the glans penis. So I hope the basic overview of the structure of the male reproductive organs or the system is very clear. तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के डिफरेंट पार्ट्स को देखने के बाद अब हम उनकी डिटेल्स को स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बिगिन करने वाले हैं विद द टेस्टिस. ओके, टेस्टिस जिसमें देखिए ये आई में एंड कर रहा है, इसका मतलब ये सिंगुलर टेस्टिस की बात हो रही है. ओके, तो दिस इज अ सिंगुलर टर्म, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं. मतलब ये प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स है बिकॉज ये डायरेक्टली गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो ऐसे ऑर्गन जो कि डायरेक्टली गैमीट फॉर्म करते हैं उन्हें हम गोनाड्स भी बुलाते हैं. सो रिमेंबर दे आर दी प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन जिन्हें हम मेल गोनाड्स भी बुलाएंगे. ठीक है, ओके. अब देखिए इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको स्मूथ सॉफ्ट ओवल बॉडीज देखने को मिलती हैं. तो बेसिकली जो टेस्टिस हैं वो आपको इस तरीके से ये जो आपको व्हाइटिश कलर की बॉडी देखने को मिल रही है ना, जो कि स्मूथ और आपको ओवल नजर आ रही है, ओवल बॉडीज. सो दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द टेस्टिस. तो ये आपका एक टेस्टिस है. सो दिस इज अ टेस्टिस.
अब देखिए, जो टेस्टिस है इसकी लोकेशन के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी। टेस्टिस लोकेटेड होते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, दैट मीन्स इन एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। ओके, तो बेसिकली दे आर लोकेटेड इन दी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, ठीक है। तो ये आउटसाइड द एब्डोमेन एक पाउच देखने को मिलेगा, जैसे हम बुलाते हैं द स्क्रोटम, और इस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपकी ये पर्टिकुलर टेस्टिकल्स। ओके, टेस्टिस जिन्हें हम टेस्टिकल भी बुलाते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्क्रोटम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हेल्प करते हैं टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। हाउ? देखिए, ये जो स्क्रोटम है बच्चों, इनके अंदर आपको एक मसल देखने को मिलेगी विच इज कॉल्ड द डार्टोस मसल। ये जो मसल होती है ये टेम्परेचर कंडीशन यानी कि टेम्परेचर के वेरिएशन से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है। सपोज बाहर का टेम्परेचर लो है, you will see that the muscles of the scrotum will contract, और उस वजह से, उस contraction of the muscles की वजह से जो testes हैं they are drawn closer to the pelvic region, जहां पर उस pelvic region से वो heat absorb करते हैं, ठीक है, to balance the condition। while अगर हम बाहर का टेम्परेचर यानी कि बाहर का जो टेम्परेचर है उसको वार्म कर दें, तो अगर वार्म से एक्सपोज करेंगे तो यू विल सी द स्क्रोटम मसल्स आर गोइंग टू रिलैक्स, जिसकी वजह से दीज टेस्टिकल्स और दी टेस्टिस आर गोइंग टू बी ड्रॉन अवे फ्रॉम दी पेल्विक रीजन, ठीक है, जस्ट टू नॉर्मलाइज द कंडीशन। तो इस तरीके से आप देख रहे हो स्क्रोटम की जो मसल्स हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। एंड रिमेंबर, स्क्रोटम जो है वो मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर। दैट मीन्स ये बेसिकली मेंटेन करेगा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन योर कोर बॉडी टेम्परेचर। और ये जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर है ना बॉडी से, ये टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन एंड देयर मैच्योरेशन। अदरवाइज अगर ये टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ही होता, यू वुड सी द स्पर्म प्रोडक्शन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। इसीलिए स्पर्म के फॉर्मेशन और उनके मैच्योरेशन के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से यू विल सी स्क्रोटम आर गोइंग टू बी प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और वही उस टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, लेसर टेम्परेचर को, ठीक है। ओके, बात करते हैं डायमेंशंस की। सो डायमेंशंस ऑफ द टेस्टिकल्स आर गोइंग टू बी, लेंथ में देखिए आपको 4 to 5 सेंटीमीटर देखने को मिलेंगे, और विथ में ये 2 to 3 सेंटीमीटर। सो अगर हम इसके ऐसे लंबाई की बात करें सो 4 to 5, और यहाँ पर ऐसे विथ की बात करेंगे तो इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच में विच इज द स्क्रोटम। बट जब इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तो ये एब्डोमेन में ही फॉर्म होते हैं। दैट मीन्स जब एक चाइल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, मेल चाइल्ड, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपके टेस्टिकल्स का फॉर्मेशन है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। बट बर्थ से जस्ट कुछ मंथ पहले, लाइक वी वुड से अराउंड 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में, यू वुड सी ये जो पर्टिकुलर टेस्टिकल्स हैं दे आर गोइंग टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, दैट इज दे आर फॉर्म्ड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटम शॉर्टली बिफोर द बर्थ थ्रू अ कैनाल, एक डक्ट के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू ये डिसेंड कर जाती हैं इनटू द स्क्रोटम, एंड दैट कैनाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। सो इंग्वाइनल कैनाल क्या है, ये एक ऐसी डक्ट या फिर आप कह सकते हो नैरो डक्ट या कैनाल है जो कि आपके एब्डोमेन को स्क्रोटम से कनेक्ट करती है। सो देखो क्या होने वाला है, आपको यहां पर ये डक्ट देखने को मिल रही है, दिस डक्ट। इन डक्ट में आप देखोगे ये टेस्टिस हैं, ठीक है। ये टेस्टिस जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे आपको एब्डोमेन में ही फॉर्म होता हुआ नजर आया, देखिए। बट इन द अराउंड 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन आप देखोगे ये नीचे की तरफ ऐसे डिसेंड करेगा और ये जाके स्क्रोटम में एंटर कर जाएगा, ठीक है। सो इनका डिसेंट आपको देखने को मिलता है अराउंड सम टाइम बिफोर द बर्थ पीरियड। ओके, तो बेसिकली वो इस तरीके से डिसेंड करती है। बट देयर इज एन अबनॉर्मैलिटी जो कि अराइज कर सकती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड ही ना करें इनटू द स्क्रोटम, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किटिज्म, ठीक है। सो क्रिप्टोर्किटिज्म में क्या होता है बच्चों, आपके जो टेस्टिस हैं दे फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। तो भाई अगर ये फेल कर जाएंगी टू कम इनसाइड द स्क्रोटम, मतलब वो एब्डोमिनल
रीजन में ही प्रेजेंट है जहां पर हाई टेम्परेचर मेंटेन है। दैट मीन्स अगर हाई टेम्परेचर मेंटेन है दैट मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन वुड बी हैम्पर्ड, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, और ऑब्वियसली अगर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा दैट वुड लीड टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, ओके। वाइल एक और कंडीशन है, कई बार देखा जाता है दैट ओनली वन ऑफ द टेस्टिस, ओनली वन ऑफ द टेस्टिस वुड डिसेंड, मतलब आपको पता है देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, बट उनमें से आपको केवल एक ही टेस्टिस डिसेंड करती हुई नजर आएगी इनटू द स्क्रोटम फ्रॉम द इंग्वाइनल कैनाल। सो दिस इज कॉल्ड मोनोर्किटिज्म। ठीक है, सो मोनो वर्ड आप जानते हो दैट इज वन। सो मोनोर्किटिज्म में क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल टेस्टिस विद इन द स्क्रोटम, दिस इज कॉल्ड मोनोर्किटिज्म। अगर एक भी टेस्टिस प्रेजेंट नहीं हो दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किटिज्म, और एक प्रेजेंट हो देन वी कॉल इट मोनोर्किटिज्म। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आप टेस्टिस के बारे में, जैसा कि आपको पता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसका मतलब इनके फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स दैट इज द स्पर्म्स, एंड सेकेंड फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स हार्मोन विच इज द टेस्टोस्टेरोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, जिनमें आप देखोगे अपीयरेंस ऑफ मुस्टैशेस, बियर्ड, है ना, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये सारी चीज़ें आती हैं दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्टिस। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेस्टिस इज वेरी क्लियर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। तो भाई इंटरनली हमारा टेस्टिस कैसा नजर आएगा, वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अप राइट नाउ। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेस्टिस जो है वो डिसेंड करते हैं राइट बिफोर द बर्थ, और वो डिसेंड करेंगे थ्रू अ कैनाल विच इज द इंग्वाइनल कैनाल। देखिए आपको ये इंग्वाइनल कैनाल ही दिखाई जा रही है बच्चों। सो राइट आफ्टर द बर्थ, और बेसिकली आप कह सकते हो राइट आफ्टर द डिसेंड ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम, ये जो इंग्वाइनल कैनाल है ना, ये फाइब्रस हो जाती है बिकॉज यहाँ पर फाइबर्स का डेपोजिशन हो जाता है, सो इट काइंड ऑफ बिकम्स ब्लॉक्ड। और इसके अंदर ना आपको एक फाइब्रस कॉर्ड देखने को मिलेगी जो कि कहलाती है द स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड, और इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू आपका वास डेफरेंस या ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो मूव करती हैं। ओके, सो देखिए अगर हम इंटरनली टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखें कट करके, यहाँ पर देखिए हम लॉन्गिट्यूडनली अपने टेस्टिस को कट कर रहे हैं। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू टेक अप द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ टेस्टिस। ठीक है, तो देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो टेस्टिस है ना, ये एक कोट से कवर्ड है, राइट। तो ये जो कवरिंग आपको देखने को मिलती है दिस इज बेसिकली अ कनेक्टिव टिश्यू शीट जिसे हम बुलाते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सो दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है बच्चों, ये ना केवल बाहर से बल्कि इंटरनली भी आपके टेस्टिस को डिवाइड करता है। तो देखिए ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ भी ऐसे प्रोट्रूड कर रही है, राइट। और इस तरीके से ये आपके टेस्टिस को नंबर ऑफ चेंबर्स में डिवाइड करती है, जिन चेंबर्स को हम बुलाते हैं दी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। तो बेसिकली ये क्या है आपके, दीज आर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, जिनका की नंबर आपको 250 से 300 तक देखने को मिल सकता है विद इन ईच टेस्टिस। ठीक है, ओके। अब आप एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में देखोगे, अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके और दिखा दूं, तो ये आपके सेवरल टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, ये जो चेंबर देखने को मिल रहा है ना। अब इन चेंबर्स के अंदर ना आपको ऐसे हाईली कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो हाईली कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जो कि बेसिकली लूप्स फॉर्म कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इनका नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम 1 to 3 विद इन ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो एक लॉब्यूल यानी कि एक चेंबर के अंदर आपको 1 से 3 ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि हाईली कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि लूप फॉर्म कर रहे हैं वो नजर आएंगे। तो ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों बच्चों, क्योंकि यही वो साइट है विद इन दी टेस्टिस जहां पर स्पर्म प्रोडक्शन होगा। सो दे आर द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब आप देखोगे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, ये ओपन करते हैं थ्रू अ स्ट्रेट डक्ट। दैट मीन देखिए अगर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने ऐसे बनाया हुआ है जो कि एक लूप फॉर्म कर रहा है, ओके, इस तरीके से, तो आप देखोगे ये जो
लूप्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जब ये ज्वाइन करेगा तो ये ओपन होगा एक स्ट्रेट डक्ट पे। तो ये जो स्ट्रेट डक्ट आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलाए रेक्टाई। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए ये आपको कुछ स्ट्रेट डक्ट देखने को मिल रही हैं एट द एंड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो ये जो स्ट्रेट डक्ट यहाँ मेंशन है, दीज आर दी ट्यूबुलाए रेक्टाई। ठीक है, अब ये जो ट्यूबुलाए रेक्टाई हैं फ्रॉम सेवरल टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स आके कनेक्ट करती हैं टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। और ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स देखने को आपको मिलेगा, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर रेटे टेस्टिस। सो दिस इज, ये नेटवर्क जो आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज द रेटे टेस्टिस, द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स अराइजिंग from the several tubuli recti of different testicular lobules। ठीक है, तो यहां पर आपको ये रेटे टेस्टिस देखने को मिला। अब ये जो रेटे टेस्टिस है ये अगेन आपको कुछ डक्ट्स के फॉर्म में वापस से ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो आपको डक्ट्स नजर आ रही हैं ओवर हियर, दीज आर सेवरल इन नंबर, दैट मीन्स ये प्लूरल हैं, हेंस दे आर कॉल्ड वासा इफरेंशिया। सो दीज आर दी वासा इफरेंशिया। नाउ ये जो वासा इफरेंशिया है ये अगेन ओपन होता है एक कॉमा शेप्ड ऑर्गन में, जो कि देखिए इसके आपको 3 रीजन्स डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। देखिए एक इसका जो हेड वाला पोर्शन है वो एक नॉट जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ऑन वन पोल ऑफ द टेस्टिस। दिस पर्टिकुलर रीजन विच इज फॉर्मिंग द हेड, इसको हम बुलाते हैं द कैपुट। ठीक है, देन आता है इसका मेन बॉडी वाला रीजन जो कि रन करता है ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्टिस। दिस बॉडी वाला रीजन जो है इसको हम बुलाते हैं द कॉर्पस। कॉर्पस वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड कॉर्प्स, और कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, द बॉडी इटसेल्फ, राइट। इसीलिए दिस इज द कॉर्पस ऑफ द बॉडी। एंड देन एक आता है द टेल वाला रीजन। जो टेल वाला रीजन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉडा। ठीक है, तो आप देखो कि ये जो 3 रीजन्स हैं, द हेड, बॉडी एंड द टेल, दैट इज कैपुट, कॉर्पस एंड द कॉडा, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द एपिडाइडमिस। तो बेसिकली ये सभी के सभी क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपिडाइडमिस। और ये एपिडाइडमिस क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज ये है द साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। ठीक है, तो स्पर्म्स फॉर्म कहां होंगे, ओवर हियर इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बट इनका मैच्योरेशन कहां होगा, एपिडाइडमिस में, याद रखिए। ओके, देन एक इंपॉर्टेंट चीज और बच्चों, देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो टेल वाला रीजन है ऑफ द एपिडाइडमिस, ये नीचे की तरफ जाके ऐसे लूप करता है और ऊपर असेंड करता है इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि एक सिंगल ट्यूब्यूल है। दिस इज कॉल्ड द वास डेफरेंस। ठीक है, तो ये वास डेफरेंस जो है, जो स्पर्म्स यहाँ पर एपिडाइडमिस में मैच्योर हुए थे उनको कैरी करके ले जाएगा टू दी यूरेथ्रा। सो आई होप दी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है टेस्टिस का वो क्लियर हुआ होगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम अपने टेस्टिस को ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट ना करके ऐसे ट्रांसवर्सली कट करें तो कैसा देखने को मिलेगा। तो देखिए जब आप ट्रांसवर्सली कट करते हो तो आपको टीएस देखने को मिलेगा टेस्टिस, और यहाँ पर मैंने आपको मेमेलियन टेस्टिस का कट सेक्शन दिखाया हुआ है अंडर द माइक्रोस्कोप। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द टीएस ऑफ अ टेस्टिस, दैट इज द ट्रांसफर सेक्शन। तो आपको ना यहाँ पर से नंबर ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दे आर नथिंग एल्स बट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट इज द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। तो यही वो रीजन्स हैं, ये सर्कल्स जो देखने को मिलेंगे, दे आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ऐसे बाहर की तरफ दिखाने की कोशिश करूँ एक्सट्रैक्ट करके, यू वुड सी ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऐसे देखिए इसको लाइन करते हुए बहुत सारे आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, दीज आर ऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आप देखो 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ना आपको कुछ सेल्स नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर ये 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इनके बीच में आपको कुछ ये सेल्स देखने को मिलेंगे। दीज सेल्स आर कॉल्ड द लीडिक सेल्स। ठीक है, तो ये जो लीडिक सेल्स हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बुलाते हैं बिकॉज ये इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दे आर एंडोक्राइन इन देयर नेचर एंड दे प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। सो ये एंड्रोजेंस फॉर्म करते हैं, सो दे सेक्रीट एंड्रोजेंस। एंड्रो वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड एंड्रोशियम, याद है एंड्रोशियम में हमने मेल पार्ट के लिए एंड्रो वर्ड यूज किया था, इसीलिए एंड्रो वर्ड जो है वो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये प्रोड्यूस करेंगे
मेल सेक्स हॉर्मोन्स को, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन जो है वो ये लीडिक सेल्स करते हैं, ठीक है। तो आइए इस पोर्शन को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वो पोर्शन है जो कि हमने देखा था ना। अब आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आउटलाइन देखने को मिल रहा है, सर्कुलर आउटलाइन। अब देखिए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइन करते हुए आपको दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। एक कुछ बड़े से सेल्स आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें हम सर्टोलाइ सेल्स बुलाते हैं या फिर सपोर्टिंग सेल्स भी बुलाते हैं, ठीक है, ओके। एंड आपको दो सर्टोलाइ सेल्स के बीच में, लेट्स सपोज यहां पर दूसरा सर्टोलाइ सेल भी प्रेजेंट होता, तो दो सर्टोलाइ सेल्स के बीच में ना आपको यहां पर सबसे पहले तो सबसे आउटर लाइन फॉर्म करते हुए जो सेल्स नजर आएंगे दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम, और जिनको कि हम स्पर्म मदर सेल्स भी बुलाते हैं। तो देखिए स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनियम की जो पूरी एंटायर लेयर बनेगी, आउटर मोस्ट लेयर, दैट वुड बी कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियम। सो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे डिनोट करूं तो इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी लिख सकते हैं। और जर्मिनल एपिथेलियम का एक सिंगल सेल क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पर्म मदर सेल, ठीक है। ये जो लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम के, इनके सेल्स के पास कैपेसिटी है टू अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म स्पर्म्स। सो दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको सबसे आउटरमोस्ट लेयर में देखिए लाइन करते हुए क्या नजर आए, द स्पर्मेटोगोनियम और द जर्मिनल एपिथेलियम, और साथ ही साथ ये आपको बड़े से सर्टोलाइ सेल्स देखने को मिलेंगे। और आपको इन्हीं दो सर्टोलाइ सेल्स के बीच में ना केवल जर्मिनल एपिथेलियम बल्कि आपको डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस में आपको स्पर्म्स भी देखने को मिलेंगे। सो स्पर्म प्रोडक्शन में जो डिफरेंट स्टेजेस होती है ना स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम पर, वो आपको यहाँ पर नजर आ सकती है, जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिल सकता है, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिल सकता है, देन स्पर्मेटिड देखने को मिलता है, एंड फाइनली एक मैच्योर स्पर्म विच इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ भी देखने को मिल सकता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पर्म, ठीक है। एंड फाइनली जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ये जो स्पर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, वो जाके इस आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लूमेन में जाके रिलीज हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो हम क्या बुलाते हैं इसको, स्पर्मिएशन, दैट इज द रिलीज ऑफ mature sperms in the seminiferous ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लूमन में मैच्योर स्पर्म्स का रिलीज होना वुड बी कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये टर्म भी आपको याद रखनी है। सो आई होप दी ट्रांसफर सेक्शन में आपको टेस्टिस कैसा नजर आएगा, क्या उसके वेरियस पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शन हैं, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों अपने प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन को स्टडी करने के बाद, दैट इज टेस्टिस को अच्छे से स्टडी करने के बाद, अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद दी एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, जिनमें आते हैं सबसे पहले दी एक्सेसरी डक्ट्स। तो एक्सेसरी डक्ट्स में देखिए आपको याद होगा सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था द डक्ट्स ऑफ द टेस्टिस, मतलब आपको टेस्टिस के अंदर भी कुछ डक्ट्स का सिस्टम देखने को मिलता है, हमने पढ़ा भी है इसको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस में। तो उन सारी डक्ट्स को हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो जो डक्ट्स ऑफ टेस्टिस जिन्हें हम इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स भी बुलाते हैं बिकॉज वो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, वेरियस डक्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं वो डक्ट्स याद कीजिए। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने आपको बोला था आपको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर डक्ट्स देखने को मिलती हैं जो कि आपको लूप फॉर्म करती हुई नजर आती हैं, एंड दोज वर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहली जो डक्ट आपको देखने को मिलेंगी दोज आर योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये फर्दर लीड करती हैं इनटू स्ट्रेट डक्ट्स, जिनको हम क्या बुलाते थे बच्चों, यूज्ड टू कॉल देम दी ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, है ना। और ट्यूब्यूलाई रेक्टाई फर्दर फ्रॉम द डिफरेंट टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स एक साथ जब मिलती थी, सो दे यूज्ड टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ डक्ट्स व्हिच वाज कॉल्ड दी रेटे टेस्टिस। एंड रेटे टेस्टिस जो है
वो फर्दर लीड करते हैं इनटू अनदर नेटवर्क ऑफ न्यूरोडक्ट्स जो कि स्ट्रेट डक्ट्स हैं. दे आर कॉल्ड दी वासा इफरेंशिया. तो याद है आप सभी को, यहां पर ये जो आपको विद इन डिफरेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो आपको ये इस तरीके से कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड डक्ट्स देखने को मिल रही थी. दीज वर दी साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बुलाते थे. ओपन होती थी स्ट्रेट डक्ट में, ट्यूबुलर रेक्टाई में, फर्दर फॉर्म करती थी एक नेटवर्क कॉल्ड दी रेटेटेस्टिस, एंड फर्दर ये लीड करती हैं इनटू दी एपिडाइडमिस थ्रू दी वासा इफरेंशिया. सो इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी. तो पहला जो डक्ट है हमारा एक्सेसरी डक्ट, दी डक्ट्स ऑफ दी टेस्टिस आर वेरी क्लियर. ओके, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट डक्ट, दैट इज दी एपिडाइडमिस. तो एपिडाइडमिस के बारे में अगर बात की जाए बच्चों, तो एपिडाइडमिस आपको पता है ये एक हाईली कॉइल्ड कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है ओवर दी टेस्टिस. ठीक है, तो देखिए टेस्टिस में आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी दी एपिडाइडमिस. ये हाईली कॉइल्ड नजर आ रहा है ना, और ये कॉमा शेप भी नजर आ रहा है, जस्ट लाइक अ कॉमा, इस तरीके से. ओके, सो बेसिकली आप देखोगे ये 3 रीजन्स में डिफरेंशिएटेड होता है. सबसे पहला रीजन दैट इज द कैपिट विच इज दी हेड. याद है आपको ये टॉप वाला रीजन. सो दिस इज द हेड जो कि एक टाइट नॉट फॉर्म कर रहा है ऑन दी वन पोल ऑफ दी टेस्टिस. देन आपको एक मेन बॉडी देखने को मिलेगी जो कि रन करेगी ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्टिस विच इज कॉल्ड दी कॉर्पस. तो इसको हम बॉडी वाला पोर्शन भी बोलेंगे. एंड देन इज द टेल पोर्शन जो नीचे की तरफ ऐसे लूप कर रहा है. तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द कॉडा. आपको पता है यही कॉडा जो है वो नीचे लूप करने के बाद ऊपर असेंड करेगा एज दी वास डिफरेंस विच इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट. ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो एपिडाइडमिस है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस इज द साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन. तो स्पर्म के मैच्योरेशन में लगभग जो दिन लगते हैं 10 से 14 दिन, वो यहाँ पर एपिडाइडमिस में उनका मैच्योरेशन होगा और उसके बाद वो अराउंड 4 वीक्स तक यहीं पर स्टोर्ड रहते हैं. उसके बाद या तो वो एक्सपेल हो जाते हैं फ्रॉम द एपिडाइडमिस या फिर वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एपिडाइडमिस. अब हम बात करते हैं अबाउट द वास डिफरेंस. वास डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया ये अराइज करता है फ्रॉम द कॉडा ऑफ द एपिडाइडमिस. तो देखिए ये एक मस्कुलर स्पर्म डक्ट है. ओके, दैट मीन्स इसके पास एक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होगी एंड ये आपको असेंड करता हुआ नजर आएगा अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस. तो टेस्टिस का जो पीछे वाला रीजन है ना, दैट मीन्स उनका जो बिहाइंड वाला रीजन है वहां से ये आपको असेंड करते हुए नजर आएंगे. और देखिए ये जो है बेसिकली पेनिट्रेट करते हैं इंग्वाइनल कैनाल को, जैसे कि आपको पता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ये रन कर रहे हैं ना, और ये एंटर करेगा एब्डोमेन में. दैट मीन्स देखिए मैंने आपको बोला था ये भले ही अराइज कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रोटम, लेकिन ये वापस देखिए एब्डोमेन वाले रीजन में जा रहे हैं. एब्डोमेन वाले रीजन में जाने के बाद ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ऐसे लूप करेंगे. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर सपोज ये वास डिफरेंस है, ठीक है, ये वास डिफरेंस कहाँ से आ रहा होगा, डेफिनेटली फ्रॉम द रीजन बिलो. तो इस तरीके से आप देखोगे ऐसे नीचे की तरफ से आ रहा है फ्रॉम दी टेस्टिस. तो लेट्स इमेजिन कि ये टेस्टिस से अराइज किया. तो दिस इज द टेस्टिस, ये आपका एपिडाइडमिस है, राइट. एपिडाइडमिस से ये अराइज करने के बाद क्या हो रहा है, देखिए यू विल सी असेंड किया, ऊपर गया एब्डोमेन वाले रीजन में, आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ऐसे लूप करके पीछे की तरफ आ रहा है. याद रखिए इस चीज़ को. एंड आप देखोगे लूप करने के बाद जैसे ये डिसेंड करेगा, ये डिसेंड करने के बाद एक वाइड स्पिंडल लाइक रीजन में ओपन होता है. दिस वाइड स्पिंडल लाइक रीजन ऑफ दी वास डिफरेंस इज कॉल्ड दी एम्पुला. सो ये जो रीजन आपको देखने को मिला है दिस इज कॉल्ड एम्पुला. और ये जो एम्पुला है दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ योर वास डिफरेंस जो कि थोड़ा सा ब्रॉडेंड है एट द एंड. ठीक है, ओके. ये जो एम्पुला है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एम्पुला ज्वाइन करता है विद द यूरेथ्रा आगे जाके एट द बैक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर ये हम पीछे से की साइड से देख रहे हैं बच्चों, पोस्टीरियर साइड से. तो आप देखोगे ये आपका जो वास डिफरेंस है वो जाके यूरेथ्रा में ऐसे ओपन हो रहा है थ्रू दी इजैक्युलेटरी डक्ट, जो कि कैसे फॉर्म होती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और आपके जो वास डिफरेंस की डक्ट हैं, दे आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर और ये कॉमन डक्ट फॉर्म करती हैं जिन्हें हम इजैक्युलेटरी डक्ट्स बुलाते हैं. सो रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो. सो ये तो था आपके वास डिफरेंस के बारे में. अब देखिए इजैक्युलेटरी डक्ट पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि अभी मैंने बताया इजैक्युलेटरी डक्ट जो है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर के ही पीछे प्रेजेंट होगी. जैसा कि आपका वास डिफरेंस देखा था ना, लूप करके पीछे की तरफ आ रहा था, सिमिलरली वहीं पर ही ये प्रेजेंट होने वाली हैं. सो दे आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर
पोस्टीरियर मीन्स बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, और ये फॉर्म होती हैं बाय द यूनियन ऑफ द वास डेफरेंस विद द डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसिकल। जैसा कि बताया ना, वास डेफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आपस में फ्यूज करेंगी टू फॉर्म कॉमन डक्ट्स कॉल्ड द इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। तो ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आ रही है, ये आपका वास डेफरेंस आ रहा है, दे आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर, ये कॉमन एक जो डक्ट बन रही है, दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज कॉल्ड इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये आपका सेमाइनल वेसिकल है, ओके, ये इसकी डक्ट आ रही है, एंड ये आपका वास डिफरेंस है जो कि एंड कर रहा है वाइडेंड एम्पुलर रीजन में। आपस में ये दोनों ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म दिस डक्ट। ये जो कॉमन डक्ट आपको मिलेगी, दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट विच इज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये ओपन होती है डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। सो आई होप द वेरियस एक्सेसरी डक्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी क्लियर। तो बच्चों, एक्सेसरी डक्ट्स को स्टडी करने के बाद नाउ इट इज टाइम दैट वी बिगिन विद द एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिनमें सबसे पहले वी हैव द सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल, जैसा कि आप जानते हो, ये एक पेयर्ड ग्लैंड्स है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर साइड पे, यानी कि आपके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। तो आपको इस तरीके से ये जो पेयर्ड ग्लैंड देखने को मिल रही है ना, ये वाली, दीज आर योर सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, अब ये जो सेमाइनल वेसिकल है बच्चों, इनकी सिक्रीशन, ऑब्वियसली ग्लैंड है तो ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगी ना, तो इनका जो सिक्रीशन होता है वो एक एल्कलाइन सिक्रीशन है जो कि शुगरी होता है। सो दे सिक्रीट एन एल्कलाइन शुगरी फ्लूइड जो कि रिच होता है फ्रक्टोज में एंड कैल्शियम में। ठीक है, तो ये कैल्शियम और फ्रक्टोज में ये रिच होगा, और ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड है ये रिलीज कहाँ करेंगी? इनटू दिस कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, सो रिमेंबर दे सिक्रीट एन अल्कलाइन एंड शुगरी फ्लूइड रिच इन कैल्शियम एंड फ्रक्टोज इन द इजैक्यूलेटरी डक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ओके, और इस फ्लूइड को हम सेमाइनल प्लाज्मा भी बुलाते हैं। ठीक है, ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट ग्लैंड जो कि एक सिंगल ग्लैंड है, दैट मीन्स दैट इज प्रेजेंट सिंगली। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है बीनीथ योर यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जिसके नीचे देखो आपको एक सिंगल ग्लैंड देखने को मिल रही है, एंड दिस इज डोनट शेप। ठीक है, तो एक डोनट की तरह होती है जो कि पूरी तरह से एनसर्कल करके रखी है आपके यूरेथ्रा को। तो आपको पता है ना, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो लीड करता है एक ट्यूब में विच इज द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा को ये चारों तरफ से एक डोनट शेप्ड ग्लैंड जो है वो कवर करके रखी हुई है, एंड दिस इज दी प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये जो आपको ग्लैंड देखने को मिल रही है इसका थोड़ा सा कट सेक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है, जस्ट टू शो यू दी यूरेथ्रा, एंड दैट इज वाई ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो नजर आ रही है। सो देखिए, ये एक डोनट शेप्ड ग्लैंड है एनसर्कलिंग द यूरेथ्रा एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की जस्ट बेस पे आपको एक डोनट शेप्ड ये जो ग्लैंड देखने को मिलेगी, दिस इज द प्रोस्टेट, एंड ये पर्टिकुलर जो ग्लैंड है वो एक प्रोस्टैटिक एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। ये एक एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगी बच्चों। ये क्यों प्रोड्यूस करती है एल्कलाइन सिक्रीशन? इसका काम क्या है? देखो, इसका जो सिक्रीशन है वो यहाँ यूरेथ्रा में पोर किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स ऑल्सो एज वेल एज फॉर द यूरिन। तो अगर यूरिन एसिडिक होगी तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो एल्कलाइन सिक्रीशन है वो आता है फ्रॉम द प्रोस्टेट। So remember this thing. So they release prostatic alkaline secretion जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है the acidity of the urine in the urethra. Remember, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। So I hope प्रोस्टेट से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ आई होंगी। देन हम बात करते हैं काउपर्स ग्लैंड की, जैसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड है ये आपको पेयर्ड नजर आएगी, ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी 2 in number, और ये पी शेप्ड ओवॉइड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो आपको ये छोटे से जो ग्लैंड देखने को मिल रही हैं, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और द काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? देखो, ये लोकेटेड हैं बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ऑन ईदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। तो देखो यहाँ पर प्रोस्टेट के नीचे आपको ये ग्लैंड देखने को मिल रही है ना, और यूरेथ्रा के ईदर साइड पे, लेफ्ट एंड राइट साइड, बोथ साइड पे आपको ये देखने को मिलेंगी। सो दिस इज देयर लोकेशन, और ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। ये म्यूकस बेसिकली लुब्रिकेट करता है द एंड ऑफ द पीनस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा? द लुब्रिकेशन ऑफ द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट इज पीनस। आई होप द वेरियस फंक्शंस रिलेटेड टू द एक्सेसरी ग्लैंड्स इज वेरी क्लियर। अब बच्चों, ये जो डिफरेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स है ना, इनका जो टोटल सिक्रीशन होता है उसे हम एक स्पेशल टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड सीमेन। सीमेन, जैसे हम सेमाइनल फ्लूइड भी बुलाते हैं बच्चों, ये एक मिल्की फ्लूइड मिक्सचर है जिसमें आपको स्पर्म्स के साथ साथ इन सभी एक्सेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन देखने को मिलेगा। सो इट इज अ मिल्की फ्लूइड मिक्सचर ऑफ द स्पर्म्स अलोंग विद द सिक्रीशन फ्रॉम द एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, और एक्सेसरी ग्लैंड्स के इस सिक्रीशन को हम सेमाइनल प्लाज्मा भी बुलाते हैं। तो सेमाइनल प्लाज्मा के साथ साथ आपको
स्पर्म्स उसमें फ्लोट करते हुए नजर आएंगे एंड दिस पर्टिकुलर सिक्रीशन और द मिक्सचर वुड बी रेफर्ड टू एज द सीमन, और ये अल्कलाइन होता है बच्चों। तो दिस इज गोइंग टू बी अल्कलाइन। इसकी जो आप कह सकते हो पीएच है वो अराउंड 7.4 टू 7.6 हो सकता है, ठीक है। तो इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो सेमाइनल फ्लूइड है इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उनके सिक्रीशंस का। तो देखिए सीमन में जो 60 to 70% ऑफ दी सिक्रीशन है वो कंट्रीब्यूट होता है बाय दी सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल का जो फ्लूइड है वो 60 to 70% ऑफ दी सीमन को फॉर्म कर रहा है, उसके वॉल्यूम को फॉर्म कर रहा है, वाइल 20 to 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड रिमेनिंग जो आपका 10% है दैट इज बाय दी bulbo-urethral glands or the Cowper's gland. इतनी बात भी याद रखना है। And the act of propelling the semen out of the urethra is termed as ejaculation. So एक term जो कि मैं यहाँ पर mention कर दूँ that is ejaculation. So it is the act of propulsion of semen from urethra to the outside or the exterior. So I hope regarding all the accessory glands और उनके secretion which is called the semen is very clear. तो चलिए बच्चों begin करते हैं with the next part of the male reproductive system that is forming the external genitalia और उसे हम बुलाते हैं the penis. Penis जैसा कि आप सभी जानते हो this is the male copulatory organ that means इसका काम होगा to deposit the sperms inside the female genital tract और उस process को ही हम insemination बुलाते हैं। तो basically ये help करता है insemination में, that is the transfer of sperms inside the female body, ये carry out करेगा during the sexual intercourse। तो basically अगर हम penis को देखते हैं, penis में आपको कुछ erectile tissue देखने को मिलेंगे। देखिए penis वो structure है जो कि externally visible है of the male reproductive system and इसके थ्रू ही आपको यूरेथ्रा पास भी करता हुआ नजर आएगा। तो आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इनसाइड, ये जो ट्यूब नजर आ रहा है दिस इज द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा को सराउंड करते हुए आपको यहाँ पर लॉट ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यू विल सी इट कंसिस्ट्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू जो कि परमिएटेड होते हैं बाय द ब्लड साइनसेस। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, देखिए अगर सपोज दिस इज द यूरेथ्रा, ये वाला दिस ओपनिंग और दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो जा रहा है ना दिस इज द यूरेथ्रा, तो उसको सराउंड करता हुआ आपको यहाँ पर एक स्पॉन्जी टिश्यू देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड दी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है आप देखोगे एट द एंड ऑफ द पीनस ये ऐसे एनलार्ज हो जाता है, सो इट एनलार्जेस ओवर हियर। तो ये जो एनलार्ज पोर्शन है दैट इज नथिंग बट द एनलार्ज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और ये फॉर्म करता है द बल्बस ग्लांस पीनस जो कि हाईली सेंसिटिव रीजन है ऑफ द पीनस, ठीक है। ओके नाउ अगर मैं इसका पीनस का कट सेक्शन दूं सो आपको ये सेक्शन में कैसा दिखाई देगा। तो यू विल गेट टू सी यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ये दिखाई दे रहा है द स्मॉल ओपनिंग इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये यूरेथ्रा जा रहा है, उसको सराउंड करता हुआ आपको ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये वेंट्रल साइड की बात हो रही है। डोर्सल साइड पे आप देखोगे ऑन द ईच साइड यानी कि डोर्सोलेटरल साइड पे आपको दो पैच में कुछ स्पॉन्जी टिश्यू देखने को मिलेंगे जिन्हें हम बुलाएंगे कॉर्पस कैवर्नोसम, ठीक है। तो ये कॉर्पस कैवर्नोसम है जिनमें आपको एक सेंट्रल आर्टरी देखने को मिल रही है। सो दिस इज द सेंट्रल आर्टरी जो कि यहाँ सेंटर में फॉर्म है और इनके चारों तरफ आपको बहुत सारे ब्लड साइनसेस देखने को मिलेंगे यानी कि कुछ एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलेंगी जो कि फिल्ड हो जाती हैं विद दी ब्लड। सो दीज आर दी ब्लड साइनसेस, ठीक है। तो जब भी अपॉन सेक्सुअल स्टिमुलेशन व्हाट वी सी इज सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम पे व्हाट हैपेंस इज इस सेंट्रल आर्टरी के थ्रू आ रहा ब्लड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है इनसाइड द पीनस एंड व्हाट हैपेंस इज जैसे ही देखो ये कंडीशन तब है जब पीनस जो है वो फ्लैसिड है। सो ये फ्लैसिड कंडीशन की बात है। फ्लैसिड कंडीशन में द ब्लड सप्लाई इज लो एंड दैट इज वाई ये जो ब्लड साइनसेस हैं दे आर नॉट फिल्ड विद दैट मच ऑफ ब्लड, इसीलिए आप देखोगे द पीनस रिमेन्स फ्लैसिड। बट जैसे ही अपॉन सेक्सुअल स्टिमुलेशन आप देखोगे यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है सेंट्रल आर्टरी के थ्रू बढ़ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर इन ब्लड साइनसेस में लॉट ऑफ ब्लड फिल्स हैं जिसकी वजह से you will see that the penis becomes large or enlarged और वो rigid हो जाती है and that condition is called
erect condition or the erection. So it becomes erect. So basically the conditions which arise in both the condition would be, this is the flaccid condition. Under normal condition, जब आपकी blood sinuses are not filled with that much of blood, इसीलिए it remains flaccid. And जब upon stimulation ये blood जो है वो यहाँ पर fill हो जाता है in the blood sinuses, this condition is called the erect condition. यहाँ पर इस तरीके से male जो copulatory organ है, that becomes functional for depositing the sperms inside the female body during the coitus or the sexual intercourse. So I hope all the things regarding the penis is very clear. तो बच्चों, male reproductive system के different parts को study करने के बाद now it is time that we begin with the actual process of sperm formation, जैसे हम spermatogenesis बुलाते हैं. तो spermatogenesis, बात की जाए स्पर्मेटोजेनेसिस की, भाई नाम को अगर हम ब्रेक करें तो स्पर्मेटो मतलब स्पर्म और जेनेसिस मतलब जनरेशन की प्रोसेस. तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. और स्पर्म्स किससे बनते हैं बच्चों? फ्रॉम दी स्पर्म मदर सेल्स, जिन्हें हम क्या बुलाते थे? दी स्पर्मेटोगोनिया, जो कि लाइन करते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को. याद है आप सभी को? तो भाई आपके जो स्पर्मेटोगोनिया है, विच आर द सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम इन केस ऑफ मेल्स, वो कौन सी डिवीजन से फॉर्म करेंगे स्पर्म्स को? Definitely by meiosis. So remember this thing. So the process of formation of sperms from the spermatogonium by the meiosis is called spermatogenesis. ठीक है? और site of sperm formation इतनी बार मैंने आपको बता रखा है, that is going to be seminiferous tubules. ठीक है? तो seminiferous tubules जो हैं, they are going to be the site जहाँ पर आपको formation of sperms देखने को मिलेगा. ठीक है? और ये कब स्टार्ट होता है बच्चों? ये स्टार्ट होता है मेल्स के अंदर at puberty onwards, जो कि आती है इन द लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 11 to 14 ईयर्स ऑफ देयर एज. तो भाई लाइफ स्पैन में 11 to 14 ईयर्स के बीच में मेल्स में प्यूबर्टी हिट करती है, जब उनके मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होते हैं टू फॉर्म द स्पर्म्स, एंड देन यू वुड सी स्पर्मेटोजेनेसिस अकरिंग इन देयर लाइफ. तो बच्चों, आइए एक बेसिक आउटलाइन के थ्रू समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को. तो भाई आपको पता है हम बिगिन करने वाले हैं फ्रॉम द स्पर्म मदर सेल्स, जो कि हैं द स्पर्मेटोगोनिया. तो मान लेते हैं ये जो सिंगल सेल यहाँ प्रेजेंट है वो आपका स्पर्मेटोगोनियम है और द स्पर्म मदर सेल, जो कि ऑब्वियसली आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है. तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होने वाला है ना. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड. तो देखो बच्चों, इनिशियली जो स्पर्मेटोगोनियम है वो सिर्फ माइटोसिस अंडरगो करता है और अपना सिर्फ नंबर इंक्रीज कर रहा है. सो इनिशियल फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस में ये देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ माइटोसिस ही अकर करती हुई नजर आएगी. तो माइटोसिस अंडरगो करके स्पर्मेटोगोनियम ने 1 से 2 डॉटर सेल्स बनाए, 2 से 4 बनाए, इस तरीके से वो अपना नंबर इंक्रीज कर रही है. तो इस फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस को हम बुलाते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. जहां पर जो स्पर्मेटोगोनियम है वो केवल अपना नंबर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है? सो माइटोसिस हो रही है. अब हो सकता है जो डॉटर सेल्स बनी आफ्टर द माइटोसिस, उनमें से कोई एक डॉटर सेल ये डिसाइड कर ले कि आप उसको फर्दर माइटोसिस नहीं करना है, आप उसको डिफरेंशिएट करके मियोसिस करना है. तो आप देखोगे वो पर्टिकुलर स्पर्मेटोगोनियम की जो डॉटर सेल है वो लास्ट बार माइटोसिस करती है और डिफरेंशिएट करती है. तो देखो, लेट सपोज ये वो डॉटर सेल है ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम जो लास्ट बार अंडरगो करेगी माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद डिफरेंशिएट कर जाएगी. दैट मीन्स यहाँ पर वो डिफरेंशिएट भी कर रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, डिफरेंशिएट होने का मतलब अब उसने माइटोसिस करना छोड़ दिया है, अब वो नए फंक्शन कैरी करेगी, दैट इज ऑफ मियोसिस. ठीक है? तो यहाँ पर ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी आफ्टर द माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन वुड बी दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है? तो इनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बुलाते हैं. अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, पहली चीज तो ये स्पर्मेटोगोनिया से ही आए हैं, और किस डिवीजन के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू. और आप जानते हो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉइड ही रहने वाले हैं, जस्ट लाइक द स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है? और सिंस ये स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर पहली बार फॉर्म हुआ है आफ्टर डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन हुआ है जहां पर स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, जो कि फर्दर जाके मियोसिस करके स्पर्म बनाएगा. तो पहला डिफरेंशिएशन यही हुआ ना. इस पर्टिकुलर स्टेप को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बुलाते हैं. इसको हम क्या बुला सकते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. क्योंकि यहां पर
सबसे पहली बार एक स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ आफ्टर डिफरेंशिएशन, वी कॉल इट स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोसाइट का जनरेशन हुआ है यहाँ पर, इसलिए स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, अब इनमें से ये जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ, ये इनिशियली सबसे पहले तो अपना साइज ग्रो करेगा, ठीक है, अपना साइज बढ़ाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर फेज होगा जिसमें आप देखोगे आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपना साइज ग्रो करता है, दिस फेज वुड बी कॉल्ड द ग्रोथ फेज, क्योंकि भाई आगे जाके इसको मियोसिस करना है ना, तो भाई अपना न्यूक्लियर कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उसको डिवाइड करना है, उसके लिए ये अपनी ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर ये ग्रोथ फेज में अंडरगो करेगा। तो ग्रोथ फेज के बाद ये अंडरगो करेगा अपनी मियोसिस 1 को, दैट मीन्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि कैसी डिवीजन है बच्चों, इट इज द रिडक्शनल डिवीजन। मतलब जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 वुड बी हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रेजेंट थे। दैट मीन्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करेगी फर्स्ट मियोसिस टू फॉर्म दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर द 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1। और इनकी प्लॉइडी क्या होगी बच्चों, क्योंकि ये मियोसिस 1 से बने हैं रिडक्शनल डिवीजन से, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूसेस टू हाफ। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी फॉर्म हो गए। नाउ दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 2। अभी तो मियोसिस 1 ही हुआ है ना, सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अंडरगो करेंगे। तो ये जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए थे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये अंडरगो करेंगे मियोसिस 2 फॉर्मिंग 2 स्पर्मेटिड्स ईच। तो इसका मतलब इनके डिवीजन से आपको पता है जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है यानी कि मियोसिस 2 वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे डॉटर सेल्स में वुड बी आल्सो द सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट। तो पेरेंट में तो यहाँ पर हेप्लॉइड कंडीशन थी, तो ऑब्वियसली स्पर्मेटिड्स में जो कि फॉर्म होते हैं आफ्टर द मियोसिस 2 ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वुड बी ऑब्वियसली द स्पर्मेटिड्स जो कि हेप्लॉइड होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटिड्स जो कि आपके इमैच्योर स्पर्म्स हैं। ठीक है, एंड फाइनली आप देखोगे ये जो इमैच्योर स्पर्म्स हैं ये फर्दर आप देखोगे कि डिफरेंशिएट करेंगे टू फॉर्म द मैच्योर स्पर्म जिन्हें हम स्पर्मेटोजोआ बुलाते हैं। ठीक है, सो ये लास्ट स्टेप में आप देखोगे स्पर्मेटिड्स का डिफरेंशिएशन होता है इनटू द मैच्योर स्पर्म्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, जो भी अगेन हेप्लॉइड होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डिवीजन तो हुआ नहीं ना, सिंपली डिफरेंशिएशन हुआ है। तो जो प्लॉइडी स्पर्मेटिड्स की थी वही मैच्योर स्पर्म की होगी, इजंट इट? और ये जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिली है बच्चों, इसको हम बुलाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म का बेसिकली फॉर्मेशन हो रहा है और आफ्टर डिफरेंशिएशन फ्रॉम दी स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स फाइनली जब डिफरेंशिएट करते हैं दे फॉर्म दी मैच्योर स्पर्म्स एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक डिफरेंशिएशन आपको यहाँ देखने को मिला था जिसमें कि आपका पहला स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिफरेंशिएट हुआ था, दिस वाज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और जब आपका स्पर्म यहाँ पर पहली बार आप देख रहे हो ना यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप इतनी चीज क्लियर है। एक बार ये मैच्योर स्पर्म्स बन गए, ओके, फाइनली ये जो स्पर्म्स हैं दे आर गोइंग टू बी रिलीज्ड इनटू द लूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उस रिलीज को हम क्या बुलाते थे, मैंने पहले भी बताया है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में और आपके स्पर्मिएशन में। स्पर्मिएशन में जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज होंगे लूमेन ऑफ दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वाइल स्पर्मियोजेनेसिस में आपका स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करके स्पर्म फॉर्म करेगा, और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में पहली बार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम। अब ये जो रिमेनिंग फेज थी आफ्टर द ग्रोथ करने के बाद जो फर्दर डिवीजन की फेज से आपका क्या बना, एक मैच्योर स्पर्म बना, दिस फेज इज गोइंग टू बी कॉल्ड द मैच्योरेशन फेज। सो इसे हम बुलाते हैं मैच्योरेशन फेज। तो 3 फेजेस में हमने अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस को डिफरेंशिएट किया। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज जहां पर सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो कर रहे हैं माइटोसिस टू इंक्रीज द नंबर। उसके बाद उनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो लास्ट बार अंडरगो करेगा माइटोसिस और डिफरेंशिएट करेगा टू फॉर्म दी स्पर्मेटोसाइट, और वो स्पर्मेटोसाइट जो है पहले ग्रो करेगा तो उसमें एंटर करेगा ग्रोथ फेज में, और उसके बाद अंडरगो करेगा मेयोटिक डिविजन्स टू फॉर्म दी मैच्योर स्पर्म्स, एंड दिस एंटायर फेज वुड बी कॉल्ड दी मैच्योरेशन फेज। सो आई होप दी ऑल एंटायर जो पाथवे था ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस और द स्पर्म फॉर्मेशन
इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतनी सारी चीज़ें आपको बस इतनी याद रखनी है, इसका डायग्राम आपको कैसे बनाना है फ्लो चार्ट के फॉर्म में वो आपको याद रखना है, और क्या प्लॉइडी है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की जो कि फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यू शुड रिमेंबर वेरी वेल। तो बच्चों एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है बाय स्पर्मेटोजेनेसिस वो तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इट इज टाइम दैट वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्म। सो एक मैच्योर स्पर्म आपको कैसा देखने को मिलेगा, इंटरनली उसका क्या स्ट्रक्चर है, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इट नाउ। तो देखिए अगर मैं एक स्पर्म को डिवाइड करूं तो आपको 4 रीजन्स में उसको आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक हेड रीजन, सो देयर इज गोइंग टू बी वन हेड रीजन। फिर आपको एक छोटा सा नेक रीजन भी देखने को मिलता है, सो दिस इज द नेक रीजन। नेक रीजन फर्दर लीड करता है एक मिडिल पीस में, तो दिस इज द मिडिल पीस विच इज द थर्ड रीजन, और ये मिडिल पीस फर्दर लीड करता है इनटू द टेल रीजन। तो 4 रीजन्स हैं, वन इज द हेड, देन नेक, नेक के बाद मिडिल पीस एंड वी हैव द टेल। नाउ बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए स्पर्म का जो इंटायर स्ट्रक्चर है वो आपको कवर्ड नजर आएगा बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हेड रीजन की। हेड रीजन में सबसे पहले तो आपको एक इलोंगेटेड सा ऐसा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा जो कि हेप्लॉइड होगा, क्योंकि आपको पता है स्पर्म का फॉर्मेशन मियोसिस से हुआ था, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ डिप्लॉइड सेल रिड्यूसेस टू हाफ, राइट। तो जो आपका स्पर्मेटोसाइट था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो क्या था, डिप्लॉइड, और वो जब मियोसिस कंप्लीट करेगा इट इज गोइंग टू फॉर्म हेप्लॉइड स्पर्म्स। तो यानी कि ये न्यूक्लियस के पास जो क्रोमोसोम नंबर का सेट होगा दैट इज गोइंग टू बी 1, तो इसलिए ये हेप्लॉइड है, फाइन, ओके। देन अगर आप देखोगे इस न्यूक्लियस के ऊपर आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है जो कि फॉर्म होता है बाय द गोल्जी एपरेटस, और ये कंटेन करता है एंजाइम्स जो कि डाइजेस्ट करते हैं एग मेम्ब्रेन को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो ये क्या करने वाला है, कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, ओके। ये तो बात होगी आपके हेड वाले रीजन की। नेक वाले रीजन में आपको एक्चुअली 2 सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक ही दिखाया गया है बट यहाँ पर एक और सेंट्रियोल भी प्रेजेंट है। तो एक जो आपको सेंट्रियोल देखने को मिलेगा दैट इज टुवर्ड द क्लोजर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, इसको हम बुलाते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है बच्चों, सेंट्रियोल का काम याद है सेल डिविजन्स में होता है, तो ये जो सेंट्रियोल है इसका काम कब आएगा, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है ना, तो जाइगोट की पहली डिवीजन के लिए जो सेंट्रियोल रिक्वायर्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। जो दूसरा वाला आपको सेंट्रियोल देखने को मिलेगा दिस इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब पहले प्रॉक्सिमल पड़ा फिर उसके बाद डिस्टल आएगा ना, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखो ये डिस्टल सेंट्रियोल से ना एक एक्सियल फिलामेंट नीचे की तरफ जा रहा है। एक एक्सियल फिलामेंट आपको माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा ऑफ 9+2, ठीक है। तो यानी कि आप देखो यहाँ पर आपको सेंट्रल में ना एक ऐसा ट्यूब जाता हुआ नजर आएगा, सो दिस इज द एक्सियल फिलामेंट। और ये जो एक्सियल फिलामेंट है दिस इज गोइंग टू बी कंटेनिंग दैट सेम 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट, ठीक है, जो कि आपको फ्लैजिला या सीलिया में देखने को मिलता था। सो दिस इज गोइंग टू हैव दैट 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट, जहाँ पर आपको 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है वो पेरीफेरी में नजर आएंगे और 2 सेंट्रल, ठीक है, ओके। और देखिए आप देखोगे इसी मिडिल पीस वाले रीजन में यू विल सी कि ये जो एक्सियल फिलामेंट है, इस एक्सियल फिलामेंट को ये डिस्टल सेंट्रियोल मेंटेन करके रखता है, और एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ आपको ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऐसे स्पाइरली अरेंज नजर आ रहे हैं अराउंड दी एक्सियल फिलामेंट। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के बाद। तो बेसिकली ये एनर्जी जो रिलीज होगी दिस इज गोइंग टू
हेल्प द स्पर्म फॉर स्विमिंग। तो स्विमिंग के लिए या फिर मूवमेंट या लोकोमोशन करने के लिए जो स्पर्म को एनर्जी चाहिए, दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस माइटोकॉन्ड्रिया विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अराउंड द एक्सियल फिलामेंट इन द मिडिल पीस रीजन। ठीक है, ओके। नाउ फर्दर आप देखोगे यही एक्सियल फिलामेंट जो है वो नीचे की तरफ लीड करेगा ओवर हियर इस तरीके से, और ये देखिए एक सर्टेन रीजन में आपको ये एक्सियल फिलामेंट कवर नजर आएगा बाय दी फ्लैजुलर शीथ। बट एंड में आप देखोगे ये एक्सियल फिलामेंट सिंपली ऐसे बाहर है विदाउट द फ्लैजुलर शीथ, और टेल के इस रीजन को हम बुलाते हैं द एंड पीस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्म। ये चीजें आपको याद रखनी है कि लोकोमोशन में दिस टेल पीस इज गोइंग टू हेल्प। ठीक है, तो ये टेल जो है वो मूवमेंट करेगी, बट उसको मूव करवाने के लिए जो एनर्जी आएगी दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन दी मिडिल पीस। ठीक है, तो स्पर्म का जो मैच्योर स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर हुआ है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी स्पर्म्स। पहली चीज, एक अडल्ट ह्यूमन मेल जो है सिंगल एजैकुलेशन के टाइम पर जब वो एक बार इजेक्ट करता है सीमेन को, इट रिलीजेस अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कॉइटस। कॉइटस इज कॉपुलेशन और द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, एंड नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, एक मेल की नॉर्मल फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट जो 60% स्पर्म्स हैं दे शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। तो 60% ऑफ द टोटल स्पर्म्स प्रेजेंट इन द सीमेन जो कि इजैकुलेट हुआ था ड्यूरिंग द कॉइटस मस्ट कंटेन अ प्रॉपर शेप एंड साइज, और साथ ही साथ उनमें से जो 40% होंगे, 40% ऑफ दी स्पर्म्स शुड हैव विगरस और प्रॉपर मोटिलिटी, मतलब दे शुड बी हैविंग दैट मूवमेंट कैपेबिलिटी जिसकी वजह से दे कैन मूव एंड रीच अप टिल दी रीजन ऑफ दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जहाँ पर एग प्रेजेंट है, और वो वहाँ जाके उसको फर्टिलाइज कर पाए। तो उनके पास प्रॉपर मूवमेंट के लिए भी एबिलिटी होनी चाहिए। तो 40% के पास मोटिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए और 60% के पास प्रॉपर शेप एंड साइज होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट to maintain fertility in case of males. So I hope the basic concept of the male reproductive system is very clear in case of the human beings. This was all for today from this chapter. So बच्चों, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आज हमने सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही डिस्कस किया। अब हम बिगिन करेंगे विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अवर नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हाउ फ्री है पर बेस्ट है।